नमस्कार मित्रों। सेकंड ग्रेड में जो जीके पेपर है उसमें जो इकोनॉमिक वाला पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का, उसमें एग्रीकल्चर जो है कृषि, तो कृषि में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वर्तमान में जो बदलता पैटर्न है आरपीएससी का, जिसमें कठिन से कठिनतर स्तर की ओर बढ़ता जा रहा है। तो नॉर्मली हम एग्रीकल्चर में जैसे फसलें हैं, रबी खरीफ की फसलों के प्रकार, फसलों की बीमारियां, हरित क्रांतियां आदि चीज़ें पढ़ते हैं। परंतु अब जैसे कृषि से जुड़ी हुई योजनाएं, योजना के अंदर योजना किस मंत्रालय ने जारी की, योजना के अंदर क्या लाभ दिया जा रहा है, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे संबंधित भी काफ़ी गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए जो पीआईबी जो स्रोत है सरकार की वेबसाइट, उसको इकोनॉमिक जो सर्वे हैं वो आदि चीज़ों से इस मैटर को तैयार करना होता है। तो पहले हम देखेंगे पीवाईक्यू, यानी आए हुए जो प्रश्न है वो, कि अभी तक जो परीक्षाएं हुई है उनमें कृषि से संबंधित किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो हम देखेंगे इसमें। तो जुड़ने के हर पेपर में आया ही हो प्रश्न, कई पेपरों में प्रश्न पूछे भी नहीं गए, क्योंकि इंडिया वाला जो पार्ट है उसमें कुछ कुछ टॉपिक कई बार छोड़ देते हैं, कई बार किसी टॉपिक के दो दो भी पूछ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न है पीवाईक्यू। हम व्याख्या सहित देखेंगे, इनकी व्याख्या भी करेंगे वर्तमान परिदृश्य के अनुसार। निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। देखो, इस प्रश्न को पहले समझो कि उत्पादन लागत मान लीजिए कोई किसान है, उसको वो उत्पादन करता है किसी फसल का, तो मान लीजिए 1,000 रुपये उसके लग रहे हैं। चाहे उसके आप पर कोई हेक्टेयर मान लो, बीघा मान लो, मीटर स्क्वायर मान लो, कुछ भी मान लो, 1,000 रुपये लग रहे हैं उसके। तो उसका 1.5 गुना यानी कि 1,500 रुपये समर्थन मूल्य, मान लीजिए 1,000 रुपये पड़ रहे हैं किसी वस्तु का भाव, तो सरकार उसके 1,500 रुपये तय करेगी, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा और तभी वो किसान और ज़्यादा उत्पादन के लिए प्रेरित होगा। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, आप सरल भाषा में आपको ध्यान में होगा, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वो समर्थन मूल्य होता है कि सरकार ये पहले ही तय कर देती है कि भाई आप फसल उगाओ, और फसल जैसे बाजरा है या गेहूं है, तो उसका जो भाव है सरकार पहले तय कर देगी कि भाई इस बार 2,200 रुपये क्विंटल सरकार खुद ले लेगी। अब किसान निश्चिंत हो गए कि भाई चलो, चाहे बाजार के भाव कुछ भी रहो, 2,200 रुपये तो अपने मिलने हैं कृषि मंडी में, हम कभी भी बेच सकते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन हो गया, घर बैठे ही जो है आप ऑर्डर बुक कर सकते हो ई नाम से। तो इस प्रकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मूल्य है जो सरकार किसानों को देती है, ताकि उनका प्रोत्साहन बना रहे, खेती के प्रति वो जो 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 है ज़्यादा आकर्षित हो, और एक निश्चित मूल्य उनको मिल जाता है। फिर बाजार में अगर मान लो भाव ज़्यादा बढ़ गए, सरकार ने 2,200 किए, बाजार मान लो 2,800, तो 2,800 बेचो, कौन मना कर रहा है, परंतु 2,200 तो फिक्स कर दिए, वो फिक्स है। तो ये एक सरकार की ओर से सपोर्ट होता है। ठीक है। तो न्यूनतम जो है वो अब क्या पूछा है, ये जो 1.5 गुना है, ये किस बजट में सरकार ने कहा था, तो ये इंपॉर्टेंट है आज के लिए भी, 2018-19 बजट। अब देखो, पेपर है 2023 का, जुलाई में, 23 जुलाई 2023 जो दोबारा हुआ था वो वाला, और प्रश्न आया 18-19 का। अब आप कहेंगे भाई इतना पुराना बजट याद थोड़ी रहता है, 4 साल 5 साल पुराना, परंतु इसका ये है कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, एमएसपी से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट चीज़ थी। ये मैं आपको भी पीडीएफ में दिखाऊंगा, तो भी आपके ध्यान में आ जाएगी कि हाँ, ये वाले बजट की जो घटना थी वो इम्पोर्टेंट थी, 18-19 वाली। जैसे कुछ खास घटनाएं होती है, जैसे रेल बजट को पृथक किया गया, कभी कुछ, तो वो वित्तीय वर्ष 18-19 के केंद्रीय बजट में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को किसानों की उत्पादन लागत का कितना कर दिया है, 1.5 गुना। और आज भी 1.5 गुना तो है ही। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। कहाँ, वही कृषि मंडी के माध्यम से। और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम कितना, 1.5 गुना, 1.5x। ठीक है, जैसे आप वीडियो देखते हो ना, मेरे वाले भी तेज स्पीड में, वैसे ही। अब देखो, मैं आपको जो है वो बताता हूँ दूसरी वाली पीडीएफ। ये देखिए, ये आप खुद भी है ना इसको डाउनलोड कर सकते हो, परंतु एक विद्यार्थी के पास इतना समय नहीं होता, वह नेट सफरिंग में जाता है तो फिर दूसरी चीज़ों में भी उलझ जाता है, कौन सी कब की क्या है, तो ये काम हम करके दे देते हैं आपको। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट ने विपणन विपणन यानी कि मार्केटिंग जो बांटा जाता है,
2025-26 लेटेस्ट के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी। तो देखो रबी की फसल, खरीफ की फसल, इनके लिए एमएसपी जारी किए जाते हैं। ये इसमें आपको देखो मैं बता रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट होने के नाते कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। तो कितनी खरीफ की फसलों के लिए? 14। और बाकी होगी रबी की, वो आगे जब रबी की सीजन आती है तब करते हैं। तो कुल 22 फसलों के लिए जो है एमएसपी घोषित की जाती है। एमएसपी में वृद्धि की है, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके, समतल रागी और ये ठीक है। अब देखो, अब आप कहेंगे कि भाई ये फसलों के याद करने हैं क्या? इतने याद नहीं रहेंगे डाटा। जैसे धान है, धान का मतलब चावल, ठीक है। तो ये समझने के लिए है कि जैसे एमएसपी 2025-26 2,369 लागत जैसे 1579, लागत पर मार्जिन 50%, ठीक है। एमएसपी 2024-25 में 2300 थी, 25-26 में 2369 है। भाई इतनी महंगाई बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है, इस प्रकार से 2013-14 में 1300 थी। ये कह रहे हैं कि भाई 10 सालों में हमने इतनी बढ़ा दी है, देखो 1,001 रुपये बढ़ा दिए हैं। 2025 की तुलना में 69 रुपये बढ़ाए हैं। समझ में आ रही है ना बात? पहले 2300 थे, 69 बढ़ा दिए तो 2369 हो गए। और 2013-14 की तुलना में 81% बढ़ा दिए। तो ये समझने के लिए आपको ऐसे रटना नहीं है कि भाई हमें प्रत्येक की एमएसपी याद करके जानी पड़ेगी, और याद रहती भी नहीं है। अब जैसे जवार की 3,000 है, थोड़ा एक मोटा मोटी आप भाव देख लो। बाजरा की 2700 लगभग है, रागी 4,800 काफ़ी महंगी है, मक्का 2400 है, तूर की अरहर की दाल देखो 8,000, ओहो मूंग 8,700, है ना। तो ऐसे आप ऐसे थोड़ा नज़र डालो कि अच्छा हो ये भाव चल रहे हैं, ठीक है। ये फसल के हिसाब से उड़द, तिलहन, तो अपने को ये बस आपको मैं दिखा रहा था। इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी क्या यहाँ पे, वो देख लेते हैं। धान हो गया, ये देखो, ये इसलिए मैंने पीडीएफ डाउनलोड की थी, विपणन सीजन 2025-26 हेतु, ठीक है। अब वो 2023 में प्रश्न पूछा 2018 के बजट का, तो इसका मतलब वो नहीं है कि पेपर बनाने वाला वो 8-5 साल पहले कहीं ढूंढा फाइल उसको देखा। देखो अभी ये लेटेस्ट है पीडीएफ, आप भी सर्च कर लेना, अभी ही है। और इसी में क्या लिखा हुआ देखो, क्योंकि वो एक खास वर्ष था। क्या लिखा हुआ है? विपणन सीजन 2025-26 हेतु खरीफ की फसलों कितनी? 14। अभी हमने देखी ना, उनके लिए ऊपर जो भाव थे के लिए एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप। अब देखो यहाँ ये लेटेस्ट के अंदर ही दे रखा है ना कि भाई वो एक जो मानक था उसको हम मान रहे हैं, इसलिए ये 18-19 वाला जो है क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत से 1.5 गुना, 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की बात कही गई है। मार्जिन बाजरा 63% के मामले में सबसे अधिक होने का अनुमान है। तो बाजरे में जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया है 63%। अब कारण क्या है? कारण ये भी है कि भाई मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष था, तो इस प्रकार से बाजरे में सबसे ज़्यादा, ये भी एक यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और पोषक अनाज जिसको श्री अन्न की खेती को बढ़ावा दे रही है, ये भी आपको ध्यान में है। 2014-15 से 24-25 पिछले 10 सालों में इसका छोड़ो, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको दिखाने के लिए कि ये एक ऑथेंटिक सोर्स होता है, इसको आप इतनी सारी भाषाओं में ले सकते हो, परंतु ये काम हम कर देंगे आपके लिए, ठीक है। आप तो बस जो है अपनी कम समय में अधिक तैयारी करते रहें। तो समझ में आ गई बात 18-19 वाली ये। अब हम देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। तो इसमें देखो, अब आगे हम देखें दूसरा अगला प्रश्न कि कृषिगत वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है, वापस एमएसपी का ही आया है। और ये देखो 30 अप्रैल वाले में आया है, 30/4/2023 से। तो कृषिगत लागतों एवं कीमतों हेतु आयोग कतिपय कारकों पर विचार करता है, निम्न में से कौन सा उस कारकों में सम्मिलित नहीं है फिजिकल एजुकेशन में। तो ये फिर एमएसपी का पूछा गया है कि भाई कौन कौन सी चीजें देखी जाती है। अब आपके समझ में आ गया कि भाई उत्पादन लागत तो देखी जाती है कि भाई आप उत्पादन करते हो, बीज लाते हो, ट्रैक्टर को बुलाते हो, खर्चा लगता है, वो तो देखा ही जाएगा ना, खर्चा कितना आ रहा है, तो उत्पादन लागत देखी जाती है। उसके बाद में मतलब क्या नहीं देखा जाता, वही तो पूछा ना, कौन सा कारक नहीं होता है। एमएसपी जब निर्धारित करते हैं कि भाई इतने रुपए तो लगभग कर ही दो, इतना तो खर्चा आ ही रहा है,
तो वो क्या कौन कौन सी। दूसरा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी देखी जाती है कि भाई क्या भाव चल रहे हैं। फिर मांग और पूर्ति की दशाएं भी देखी जाती है कि भाई अब जैसे बाजरे की मांग बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि उसका प्रचार प्रसार हो रहा है कि भाई ये बहुत फायदे की चीज है, मोटा अनाज है। अब ये है पिछले 3 वर्षों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का औसत। इससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई 3 वर्षों में कितना था उसका एवरेज, नहीं नहीं, ये इसमें नहीं देखा जाता। ठीक है। तो कृषिगत लागत और मूल्य आयोग है ये, CACP। ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर ऐसे कुछ इसका होगा। ठीक है। और भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है और जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। 1965 में कृषि बीमा आयोग इसका नाम था। फिर 1985 में इसका हो गया कृषि लागत और मूल्य आयोग। यानी लागत यानी जितने रुपए खर्च आते हैं, और मूल्य कृषिगत वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना हेतु CACP उत्पादन लागत, मांग पूर्ति की दशाएं एवं घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों जैसे कारकों पर विचार करता है और पिछले वर्षों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर विचार नहीं किया जाता। वर्तमान में CACP 22 कितनी फसलें, 22 पर, 14 तो खरीफ की और बाकी किसकी, रबी की, और एक हो गई अन्य जिसको गन्ने के रूप में, गन्ने के लिए 22+1, ध्यान रखना गन्ना, क्योंकि गन्ना इसमें अनाज में उसमें रबी खरीफ में न होके, हालांकि वैसे गन्ना जो है वो खरीफ की फसल है पर यह साल भर चलता है। तो उचित लाभकारी मूल्य के लिए MSP की सिफारिश करता है, जिसमें 7 तो अनाज है, 5 दालें, 7 तिलहन, 4 वाणिज्यिक, इसको छोड़ो बताइए। अगला, कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार की योजना के बारे में सही है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। राष्ट्रीय कृषि बाजार, नाम, डिटेल वैसे मैं क्लास जो इसकी डिटेल वाली होगी उसमें करवाता हूँ, करवा दूंगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम योजना के बारे में सही है। तो इस योजना, नाम का मतलब क्या हो गया? का मतलब इलेक्ट्रिक, नाम का मतलब क्या हो गया? NAM, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये राष्ट्रीय कृषि बाजार इंटरनेट पे ऑनलाइन। ठीक है। तो इसका योजना के बारे में, इस योजना का उद्देश्य है किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना है। ये तो है ही। 1 दिसंबर 2021 तक 1500 मंडियों को नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया। तो ये 1 दिसंबर यानी कि 2022 तक की घटना 2023 में पूछी गई है। तो 1500 को किया गया नहीं किया गया, ये तो जब आपको डाटा याद हो तभी आप इसको कर सकते हो। तो इसमें क्या कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। तो 2021 तक 1500 थी, अब तो और ज़्यादा बढ़ गई है। आगे, अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, एक वे व्यापार पोर्टल है जिसमें 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। ये डाटा आप जरूर याद रखना। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, 2016 आपको याद रह जाएगा, 2016। ठीक है। 18-19 के बजट में भी याद रखना वो 1.5 गुना, और 16 में नाम लॉन्च किया गया था। पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ द्वारा कार्यान्वित है। इसका उद्देश्य लघु कृषक, छोटे किसानों के लिए बाजारों में एकीकृत करना, विपणन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, ये सब उनके काम है। उन्हें सभी बाजारों में एक समान बनाना, नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य, स्थिर मूल्य, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, ये सब कि भाई ऑनलाइन चीजें तो पारदर्शी रहेगी ना, किसान ठगा नहीं जाएगा। अब है APMC अधिनियम का संबंध। अब देखो, स्टूडेंट केवल इतना प्रश्न देखें तो उसको क्या पता चले कि भैया क्या पूछा है, फुल फॉर्म पूछ ली। ठीक है। तो APMC क्या है? तो देखो, ये है भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से है। थोक कृषि भाई, एक तो होती है खुदरा, एक होती है थोक मूल्य, यानी एक साथ ही होलसेल। तो थोक कृषि विपणन, विपणन का मतलब मार्केटिंग, उसका बांटना, तो उसके नियमन से है। अब क्या है इसकी व्याख्या, ये भी 23 में पूछा गया। कृषि उपज बाजार विपणन समिति, ये उसका पूरा नाम देखो, APMC। कृषि, ए मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है, P प्रोडक्ट्स, बाजार, M मार्केटिंग, ठीक है, C यानी वो कमिटी। APMC कृषि उपज बाजार विपणन समिति राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विपणन बोर्ड है, राज्य सरकारों द्वारा है ये, जिसका उद्देश्य क्या है? बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण की घटनाओं को समाप्त करना, जहां उन्हें अपनी उपज बेहतर कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। तो बिचौलियों को बंद करना है इसका मेन उद्देश्य, कि भाई सीधा फायदा मिले किसानों को।
राज्य सरकार के अधीन संचालित होने वाली एक प्रणाली है, क्योंकि कृषि विपणन राज्यों का विषय है। देखो, कृषि विपणन राज्यों का विषय है, तो व्याख्या भी हमने इसकी अच्छे से करवाई है। निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है? ऑपरेशन ग्रीन योजना, अब देखो ग्रीन नाम से पता चल रहा है कि भाई ग्रीन है तो पर्यावरण संबंधित या कृषि से संबंधित होगा। अब देखो आगे, यह योजना नवंबर 2018 में शुरू की गई। योजना बाद में टीओपी से टोटल तक विस्तारित की गई। अब देखो कठिन क्वेश्चन है ये, 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए। अब यहाँ 4200 4000 क्या पता चले कि 41 थी कि 40 थी, वर्तमान में 52। अब ऐसी संख्या आ जाती है ना, तो विद्यार्थियों के से याद नहीं रहता कि भाई एग्जाम हॉल में कि भाई 52 थे कि 51 थे। वर्तमान में 52 उत्पादन क्लस्टरों से 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो ग्रीन योजना, अब देखो योजना का पूछा है, डी 1 2 3 सभी सही है। तो आप थोड़ा याद ध्यान में रख लो कि भाई एक तो 18 में शुरू हुई, टीओपी टोमेटो ऑनियन पोटैटो, टमाटर प्याज आलू को टोटल तक विस्तारित की गई। 41 जल्दी खराब होने वाली, भाई टमाटर है प्याज है जल्दी खराब हो जाते हैं टमाटर वगैरह, इसके लिए 52 उत्पाद। तो थोड़ा डीप है, इसकी व्याख्या देख लो। ऑपरेशन ग्रीन योजना वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने जो 2018-19 के बजट भाषण में 500 करोड़ रुपए, अब देखो ये भी 2018-19 का उठाया 2023 में। अब ऐसे प्रश्न पुराना उठा लें तो फिर उसको फिर आपको उसके या तो समझ लो आता है तो, नहीं तो फिर पास से निकल जाओ। अरुण जेटली 2018 बजट भाषण में 500 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ की थी। प्रारंभ में योजना केवल टमाटर आलू की आपूर्ति के लिए स्तर करना चाहती थी। अब यहाँ दोबारा प्रश्न आए मान लो इसी का, तो ऑपरेशन ग्रीन योजना, तो सन याद रख लेना, वही 18-19 वही बजट जिसमें 1.5 गुना एमएसपी की गई। मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा के तहत ऑपरेशन ग्रीन को टमाटर प्याज आलू के सभी फलों और सब्जियों तक बढ़ा दिया गया। टॉप टू टोटल, टोटल में सभी सब्जियों के लिए फलों के लिए। ऑपरेशन ग्रीष्म योजना खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के दायरे में है। ग्रीष्म नहीं, ऑपरेशन ग्रीन योजना, ग्रीन में ग्रीन आएगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के दायरे में है। अगला, भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? खाद्य तेल यानी खाने वाले तेल, वही मूंगफली का, सरसों का, सोयाबीन का, वही। तो देखो पहला कथन, भारत विश्व में वनस्पति तेलों, ये वनस्पति से निकलने वाले तेलों में नंबर 1 आयातक है। आयातक का मतलब हम खरीदते हैं सबसे ज्यादा विश्व में तेल। और दूसरा सर्वाधिक उपभोग करने वाला है। सबसे ज्यादा उपभोग तो वैसे चीन में, 2 नंबर पे हम है, परंतु चीन में अपने से ज्यादा उत्पादन है, इसलिए हम आयातक भी 1 नंबर पे है, इंपोर्ट भी ज्यादा करते हैं। तो पहला सही है। अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम ऑयल होता है ना, पाम ऑयल, तो पाम ऑयल का राष्ट्रीय मिशन शुभारंभ किया गया है 2021 में। तो दोनों ही सही है, ठीक है। तो ये जो है खपत, एक तो हमने पाम ऑयल तेल का प्रमुख उपभोक्ता है, खाद्य तेल की खपत अपने घरेलू उत्पाद से अधिक है, जितना हम पैदा करते हैं उससे ज़्यादा हम खा जाते हैं तेल। तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन भी सरकार ने शुरू किया है 2021 में, मिशन पाम ऑयल, ठीक है, जिसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ध्यान देने के लिए किया है कि भाई उधर क्या है, पाम ऑयल ज़्यादा होता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कुल 15 क्वेश्चन है, धैर्य रखो। आईसीटी के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है? आईसीटी का प्रयोग यानी सूचना और तकनीकी का, किसानों को क्या कृषि संबंधी सूचना टाइम पे मिल जाए, तो क्या है ये? NEGPA है ये। अब ऐसे भी ये भी कठिन क्वेश्चन है मान सकते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म जब विद्यार्थियों को इनकी पढ़ते नहीं है सुनते नहीं, पढ़ लें तो याद नहीं रहे कि ऐसे ही है ये, पर फिर भी पढ़ेंगे तो आप ये मान के चलो कि भाई आप मान लो 5 क्वेश्चन है तो 5 के पास नहीं तो 5 में से 2 या 3 भी करते हो तो भी फायदा मिल रहा है ना। कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, ये है इसका पूरा नाम, NEGPA, कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का उद्देश्य किसानों तक कृषि संबंधी जानकारी फिल्म पर पहुंचाने के लिए भी, जैसे न्यूज़ या टीवी के माध्यम से सूचना और संचार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए भारत में तेजी से विकास हासिल किया
है इस योजना शुरू में 2010-11 में 7 राज्यों में शुरू हुई थी, 2014-15 में सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में। तो योजना 10-11 में शुरू हुई, 14-15 में पूरे भारत में सभी राज्यों में लागू हो गई। भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? ये सरल प्रश्न है। कैसे? जब भी हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था में कृषि का इतना है, उद्योग का इतना है, सेवा क्षेत्र का इतना है, ये सबसे पहले बताते हैं। ठीक है, तो ये सरल प्रश्न है, पढ़ा हुआ है तो आराम से कर सकते हैं, परंतु ऑप्शन थोड़े क्लोज दिए हैं, 18.8, 19.8, देखो 20.9, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया। तो 18.8 2021-22 की बात है। ठीक है, और 22 का ही पेपर है, तो ये अच्छा क्वेश्चन, हम इसको एकदम मान सकते हैं कि भाई जिसने फैक्ट याद किया उसको। तो सकल मूल्य वर्धन GVA में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी दीर्घकालीन प्रवृत्ति लगभग 18% की है। ठीक है, यानी कुल मान लीजिए कि 100 रुपये उत्पादन हो रहा है, 100 रुपये कमाए जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो 18 रुपये आ रहे हैं किससे? कृषि से, 18%। 2020-21 में 20 था, 21-22 में 18, वर्तमान में 18, आज की डेट में 2025 की बात करें तो 16%। ये भी आपको हम पढ़ा देंगे, मैं पढ़ा दूंगा। कौन सा जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य नहीं है? जलवायु स्मार्ट कृषि, देखो जलवायु के अनुसार कृषि हो, कौन सी फसल कहाँ लगे, ये 2019 में आया हुआ है। कृषि उत्पादकता और आय को सतत रूप से बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के संबंध में अनुकूलता को अंगीकार करना और इसका निर्माण करना, जहां कहीं संभव हो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। देखो सारी चीजें पॉजिटिव है, भाई ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करो ताकि तापमान बढ़े नहीं, जलवायु की अनुकूलता है उसको स्वीकार करो, ठीक है, उत्पादकता है उसको बढ़ाना, तो सारे पॉजिटिव चीजें हैं। अगला क्या है? प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सहायता देना। तो जलवायु स्मार्ट कृषि जो है ना, इसमें कृषि से जुड़े हुए टॉपिक तो है, प्राकृतिक आपदा जैसे मान लो बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इससे कोई लेना देना नहीं है इस योजना का, तो ये चौथा हो जाएगा। जलवायु स्मार्ट कृषि का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, आय इनको बढ़ाना, ये है। सूची 1, सूची 2, ये शानदार प्रश्न है, आप पढ़ते आए हैं, आपको याद है, फैक्ट याद है 2019 में। देखो 19 के बाद आप 23 देख रहे हैं, दिसंबर 2024 वाले में, संस्कृत वाले में शायद कृषि का, तो इसमें आपको मिलान करना है, हरित क्रांति, पीत क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। देखो नीली तो पानी नीला होता है समुद्र से, तो मछली पालन को बढ़ावा देना, क्रांति मतलब बदलाव, कि बहुत क्षेत्र में कुछ नई टेक्नोलॉजी लाकर और उसको बढ़ावा दिया गया। श्वेत क्रांति भी दुग्ध उत्पादन में श्वेत सफेद दूध, पीत क्रांति तो पीला, सरसों पीली होती है, तिलहन, हरित क्रांति कृषि में है वो। तो इस प्रकार से आप इसको मिलान कर लेना 2019। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो बेसिक भी पूछा जा रहा है और उसके अलावा एडवांस भी पूछा जा रहा है, तो हरित क्रांति में ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो जैसे ये सब जो चीज़ें हैं वो जो मैंने जो नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं आपको यस गुरु एप्लीकेशन पे और यस गुरु प्राइम में, उसमें देखो कृषि, ठीक है, भारत का स्थान, रबी खरीफ जायद की फसलें, फसल में प्रथम स्थान, सेकंड स्थान, हरित क्रांति, ठीक है, उसके अलावा जैसे विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियाँ, प्रमुख फसलों का जन्म स्थान, ठीक है, विभिन्न कृषि क्रांतियाँ और विभिन्न कृषि की विधियाँ, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, मतलब क्या पता किस टाइप का कोई एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ पूछ लें। एग्रीकल्चर इन इंडिया, यहाँ पर भी जो बेसिक चीज़ें हैं, वातावरण है, प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, उनके फसलों के प्रकार है, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे आपके लिए, किसके लिए कौन सी फसल चाहिए, तो ये विभिन्न कृषि योजनाएं हैं जो लेटेस्ट है और है वो सब, ये ई नाम है, नई यूरिया नीति है सब, और ये जो है इसमें जो बजट है, बजट में जुड़ी हुई कितना कृषि के लिए बजट आवंटित हुआ है, अभी जो नए जो एकदम लेटेस्ट जो बजट था 2025-26 का, और आर्थिक समीक्षा है, उससे जुड़े हुए डाटा, मखाना बोर्ड है बिहार में, असम में यूरिया, फिर योजना, उद्देश्य, अवधि, ठीक है। ये नोट्स आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और पीडीएफ इसकी डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं, आपके पास सुविधा है, चाहो तो लिख सकते हो, सब प्रिंट आउट लेके इसको निकाल सकते हो। तो कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं आपको। वीडियो क्लासेज में भी इकोनॉमिक वाली और जियोग्राफी वाली क्लासेज चल रही है, क्षेत्रवार प्रदर्शन 3.8% की वृद्धि हुई, ये सब चीज़ें जो है ना बिहार में, मखाना बोर्ड और नई चीज़ें, 5 लाख रुपए वो केसीसी में,
ये सब चीज़ें जो है लेटेस्ट अपडेट सारे जो डाटा है वर्तमान जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं फिर ये यहाँ पे और फिर से अपडेट कर दिया है सारा। तो अपने ये चल रहा था और ये चीज़ें कहाँ, और एक चीज़ और PYQ के लिए भी किताब भी आ गई है, आपको बुधवार तक मिल जाएगी 2-4 दिन में ही। सेकेंड ग्रेड 15 सोलर पेपर, 15 क्यों रखे हैं, 2010-11 में के बहुत सरल प्रश्न आप देखोगे तो उनको मैंने लगा कि भाई उनको करेंगे तो पेज ज़्यादा बढ़ेंगे, ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो उन प्रश्नों को हमने व्याख्या में डाल दिए जो फैक्ट थे। और मुख्यतः वर्तमान पाठ्यक्रम से, क्योंकि अब जैसे देखो राष्ट्रीय आय तो हट ही गया, कई टॉपिक हट गए जो अब है ही नहीं, करंट अफेयर के जो अब काम के नहीं है तो किस लिए, तो वो फालतू की भीड़ हटा दी है, इसलिए 200 पेज में ही ये किताब आ गई है। वर्तमान पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है, इसमें 15 पेपर है, 200 पेज है, तो पर डे 10 पन्ने पढ़ो तो भी आप 20 दिन में इसको कवर कर सकते हो। बदलते पैटर्न के अनुसार व्याख्या की गई है, सभी पेपर विषय वाइज कर दिए, राजस्थान का भूगोल, फिर इतिहास, फिर कला संस्कृति, ऐसे 2018 से लेके 2024 दिसंबर में जो संस्कृत विभाग वाला हुआ था वहाँ तक के लिए सारे इसमें सामान्य विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के पेपर शामिल किए हैं। ठीक है, तो ये जो किताब है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आप ऑर्डर बुक कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से, और इसके MRP 180 रुपये रखी है, तो दुकानदार और भी आपको 10-20 रुपये कम तक दे देगा। और दूसरी चीज़ कि जो है ऑफलाइन भी आपको ये किताब मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी जो एग्ज़ाम है आपके उसके लिए किताब इसकी रीडिंग लगाना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। साथ ही ये वो नोट्स है टॉपिक वाइज यस गुरु एप्लीकेशन पर है, और यस गुरु प्राइम पर भी कोर्स के साथ में अपलोड कर दिए हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। अलग अलग पार्ट है, विश्व और भारत का भूगोल, भारतीय संविधान, आप चाहें तो पर्टिकुलर एक पार्ट या चाहें तो कंप्लीट पार्ट जो है वो ले सकते हैं। दूसरा जो है वो है टेस्ट सीरीज, करीब 5000 प्रश्न है और 100 टेस्ट पेपर है, पर डे 2 निकालो तो या 50 दिन में 100 पेपर निकाल सकते हो। इसमें विश्व भारत का भूगोल अलग, राज्य व्यवस्था अलग, मनोविज्ञान अलग, और चाहो तो कंप्लीट टेस्ट भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये आपको यस गुरु ऐप में ये इस फोल्डर में 100+ टेस्ट और इसमें नोट्स मिलेंगे। और यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन है, वहाँ पे वीडियो कोर्स भी है जिसमें राजस्थान का तो कंप्लीट हमने करवा रखा है, बहुत डीप से गहराई से, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जो और आर्ट कल्चर है वो, और इंडिया वाला पार्ट भी है वो उसमें रनिंग में है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं टॉपिक पे। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, देखो योजनाओं के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, तो नोट्स में मैंने योजनाएं डाली है नई वाली के बारे में, कौन सा सही नहीं है। प्रधानमंत्री किसान संपदा, ठीक है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। योजना वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई। यह योजना भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू की जा रही है। अब देखो इस प्रश्न को देखो कितना सरल होते हुए भी कठिन है। 2017 में प्रारंभ की, चलो ठीक है, सन याद रह गया। 2016 से 20 की अवधि के लिए 6000 करोड़। अब यहाँ आपको लगे कि भाई क्या पता 5000 हो, क्या पता 10,000 हो। इस योजना के अंतर्गत खेत से खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवरचना संरचना का सृजन होगा। तो देखो बी गलत है, क्या है पता है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू की गई। अब देखो कितना घुमा दिया है विद्यार्थी को। नॉर्मली मैं सोचे कि भाई किसान संपदा योजना तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की होगी, हमें तो ये लगेगा नॉर्मली, जब तक कि इसको अच्छे से पढ़ा नहीं हो। तो ये कठिन क्वेश्चन हम इसको मान सकते हैं। हमारा ध्यान जाएगा यहाँ पे या यहाँ पे कि भी डाटा में कहीं गड़बड़ की होगी, जबकि गड़बड़ की है यहाँ। यहाँ क्या होगा कि PM किसान संपदा योजना जो है खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। केंद्र द्वारा इस योजना की शुरुआत अगस्त 2017 में की गई। यह कृषि केंद्रित योजना, इसे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, न कि कृषि मंत्रालय के द्वारा। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय लागू किया गया है। विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि परिदृश्य में कौन सी नवीन प्रवृत्तियां देखी गई है? कुछ दशक यानी पिछले 10, 20, 30 सालों में। तो देखो कृषि का व्यापारीकरण हुआ है, बिजनेस तो बन ही गया ना कृषि, जैसे ई नाम पे हो गया और हो गया, तो व्यापार के रूप में काम आ रहा है, अच्छी बात है। कृषि क्रियाओं में विविधता आई है, विभिन्न प्रकार की जैसे फसलें बोई जा रही है, बागवानी, और कृषि का निगमीकरण। अब क्या लग रहा है आपको कि तीनों ही हो गए क्या? नॉर्मली के भी तीनों कर दो, परंतु तीनों ऑप्शन में ही नहीं है। तो देखो ये दो, ए और बी। निगमीकरण का मतलब क्या हो गया? कॉरपोरेट, कि भाई कृषि में कोई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी आ गई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो दो ही है, व्यापारीकरण
कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और आज 45-46% जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर है। 16% इसका जीडीपी में योगदान है। कुछ दशकों में व्यापारीकरण हुआ है और कृषि क्रियाओं में विविधता आई है। अधिकांश कृषि क्षेत्र आज भी अल्प वर्षा या फिर बाढ़ या फिर सूखे से ग्रस्त है। निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर नकारात्मक रही? वृद्धि दर का मतलब क्या होता है? जैसे इस बार कितनी है? 3 पॉइंट हमने पढ़ा था ना, 18 ऐसा कुछ 3 पॉइंट, कि भाई पिछले साल जितना कृषि उत्पादन हुआ उसका 3%, मान लो पिछले साल 100 हुआ या 1000 हुआ या 10,000 हुआ, जो भी है, कि मान लो खाद्य उत्पादन हुआ या टन में, तो 100 अगर हुआ तो इस बार 103 हुआ है, तो ये होता है। तो इस साल नकारात्मक रही, क्यों? कोई कारण रहा होगा। तो ये 2014-15 की बात है। 14-15 में -0.2% नकारात्मक वृद्धि। जीडीपी में नकारात्मक कोरोना के टाइम रही थी, लॉकडाउन 2021 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंपॉर्टेंट है, आज भी बहुत काम का प्रश्न है ये। फसल बीमा योजना में क्या है? 3 फसलें, रबी, खरीफ और वाणिज्यिक, उनके लिए अलग अलग प्रीमियम है। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2017 में पूछा गया, 25 में भी पूछा जा सकता है इसका। इसके लिए वाणिज्यिक जो फसल है, उद्यानिकी, कॉमर्शियल, उसकी प्रीमियम दर कितनी है, कि भी कितना परसेंटेज है, कितना आपको जमा कराना पड़ेगा तो बीमा हो जाएगी फसल की। तो 2% है, 3 है, 5 है, 7 है। तो इसमें 3 डाटा है, 1.5 का है, 2 का है और 5 का है। तो वाणिज्यिक के लिए 5 है और खरीफ के लिए 1.5 है, रबी के लिए 2 है। तो इस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कब शुरू की गई थी ये भी याद रख लो इसको, यहाँ बता नहीं रखा है क्या? 2017 की, 16 या 17 की है, 16-17। तो प्रशासन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत, यहाँ पे इसको किया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। किसानों द्वारा खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी के लिए 1.5, ये आपको याद रखना है। खरीफ के लिए 2। देखो खरीफ में आपको याद रख लेना, ज़्यादा है ना, इसमें 3 अक्षर है तो ज़्यादा है इसमें बीमा। रबी है उसमें कम है, उसमें थोड़ी रिस्क कम है, ऐसा कुछ होगा। और वाणिज्य के लिए 5% प्रीमियम। नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये क्या करती है? कृषि के विकास के लिए लोन भी देती है। कि स्थापना कब हुई? ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कृषि से जुड़ा हुआ है। 12 जुलाई 1982। देखो सभी में 12 जुलाई है, तो आपको सन याद रखना है 1982। इसका मुख्यालय जो है वो आरबीआई की तरह मुंबई में है, याद रखना। आरबीआई का भी मुंबई में है, इसका भी मुंबई में है। नाबार्ड एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है जो लोन वगैरह देती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राजस्थान सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के समग्र निरीक्षण के लिए शीर्ष नियामक निकाय है। यानी जितनी भी सहकारी बैंक है ना, जिला स्तर पे जो बैंक होती है उसे केंद्रीय सहकारी बैंक बोलते हैं, ध्यान रखना, केंद्रीय, जिला स्तर पे ही है। और सहकारिता वर्ष अभी ये 2025 मनाया जा रहा है, ये भी आप याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग के पूर्ण स्वामित्व में है। स्थापना हुई 12 जुलाई 1982। राष्ट्रीय कृषि किसान योजना की शुरुआत 2007 में की गई थी। इसे कृषि के अपने निवेश को बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 15 क्वेश्चन देखे, इनकी अच्छी खासी व्याख्या की। तो कृषि के पीवाई को हमने देख लिए। कृषि की क्लास अभी अपलोड करेंगे एप्लीकेशन में, और उसके बाद में पीवाई के ग्रुप में हम उद्योग, सेवा और व्यापार, ये 4 टॉपिक आपके, कृषि है, उद्योग है, सेवा है, 3 तो ये क्षेत्र हो गए, और एक व्यापार, 4 जो टॉपिक है वो आपके इकोनॉमिक पार्ट के हैं, जिनको लेटेस्ट डाटा के साथ में आर्थिक समीक्षा और बजट के साथ अपडेट करना करके पढ़ना होता है। धन्यवाद।